देव क्लासेस में आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। आज आप देख रहे हैं क्लास 10वीं का फाइनल और अंतिम रिवीजन साइंस का। अगर इस टेस्ट पेपर या आप मॉडल पेपर कह सकते हैं, इसमें दिए गए सभी प्रश्नों को आप देखते हैं तो हम गारंटी ले सकते हैं 95% से ऊपर आपका पेपर फंसेगा। और उम्मीद है कि आप अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप विज्ञान का एक भी प्रश्न छोड़कर नहीं आने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा आपको देखना है और अगर अंत तक देखने के बाद वीडियो पसंद आता है और अगर आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और सभी दोस्तों को शेयर भी करना है। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। और इस वीडियो में हम पूरा फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री और पूरा बायो, तीनों विज्ञान का पूरा निचोड़ बताएंगे कितने प्रश्न आ सकते हैं। ये जो श्रृंखला हम देंगे सिर्फ प्रश्नों की होगी। अगर आपको इसके आंसर चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है 9919425442, इस पे जाके आप आंसर ले सकते हैं, या फिर आप जो भी आंसर देख चुके हैं उसी को आप दोबारा रिवीजन करिए। तो चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। ये देखिए, हम चैप्टर वाइज आपको प्रश्न बता रहे हैं और उस चैप्टर से सिर्फ आपने उतने प्रश्नों को ही तैयार किया है तो भी आपके अच्छे नंबर आएंगे। देखिए, जैसे फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। इसमें जो पहला प्रश्न बन पा रहा है वो है प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के सभी नियमों को चित्र से समझाइए तथा किरण आरेख भी दीजिए। ये प्रश्न आपका अति महत्वपूर्ण है, लगभग प्रत्येक वर्ष पूछा भी जाता है। तो इस प्रश्न से आपका कोई ना कोई जरूर आ सकता है। दूसरा, स्नेल का नियम। हम इनके आंसर इस वीडियो में नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अगर हम आंसर की बात करेंगे तो फिर हम तीनों विज्ञान को कभी भी कवर नहीं कर सकते एक वीडियो में। हम सिर्फ इसमें प्रश्नों की श्रृंखला दे रहे हैं। आपको जो भी आंसर चाहिए वो आप हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जितने भी वीडियो दी गई हैं उनकी लिंक दी गई है, उनको देखिएगा, उसमें आपको सिलेबस मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जाके उस टॉपिक को ले सकते हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। दूसरा प्रश्न है स्नेल का नियम को समझाओ। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तीसरा प्रश्न आपको जो बन रहा है पहले पार्ट से, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, सूत्र तथा मात्रक बताइए। ये भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न जो बन सकता है वो है तारे टिमटिमाते हुए क्यों प्रतीत होते हैं। चौथा प्रश्न और पांचवा प्रश्न है आपका एफ यू तथा वी में संबंध बताइए और इसमें इस सूत्र के द्वारा हल किए जाने वाले सवाल, जिससे आप एफ यू तथा वी में संबंध को क्या कहते हैं, 1/f=1/v प्लस 1/u। इससे आपके पहले पार्ट के 5 प्रश्न मात्र बने। इन 5 प्रश्नों को आपको तैयार करना है, इससे अधिक पहले पार्ट में नहीं आएगा। दूसरा पार्ट देखना हम लोग। दूसरे में पहला प्रश्न बन सकता है मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करो। इसको हमने पिछली वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से बताया है, तो आप उन सारी चीजों को देखिए। अगला है दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है। किसी एक दृष्टि दोष का किरण आरेख बनाकर उल्लेख कीजिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपका निकट दृष्टि या दूरदृष्टि में से कोई ना कोई एक हर वर्ष आता है, तो आपको ये भी तैयार करना है। अगला प्रश्न इसी चैप्टर से बन रहा है आपका, प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण की घटना कैसे घटित होती है। नामांकित चित्र बनाइए और रंगों क्रम को भी लिखिए। एक प्रिज्म के द्वारा जो प्रकाश के अपने अवयवी रंगों में टूटने की जो घटना होती है उसे क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसका चित्र भी आपको बनाना है और रंगों का जो क्रम सीरियल से होता है उनको भी लिखना है। अगला प्रश्न है मारीच का क्या है, उदाहरण देकर समझाओ। तो मारीच का एक भ्रम है, उसकी उदाहरण आपको मालूम होगा। तालाब के किनारे आप खड़े होते हैं तो आपकी देखते हैं कि पेड़ों की परछाइयां तालाब के अंदर दिखाई देती हैं। कभी कभी गर्मियों में आपको रेगिस्तान में कुछ दूर चलने पर लगता है कि यहाँ जल है, लेकिन वहाँ जल नहीं होता। जो दृष्टि भ्रम होता है उसी को क्या कहते हैं, मारीचका कहते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये प्रश्न भी आपको आ सकता है। अगला प्रश्न जो इस अध्याय से बन रहा है वो है आपकी नेत्र की समानन क्षमता से क्या तात्पर्य है। निकट बिंदु तथा दूर बिंदु के बारे में विस्तार से बताइए। विस्तार से भी पूछ सकता है या फिर इनके बारे में अलग अलग भी पूछ सकता है। निकट बिंदु क्या है, दूर बिंदु क्या है, या फिर दृष्टि विस्तार क्या है। इनमें से कोई भी प्रश्न आता है तो आप इस पाठ के अंतर्गत ये 5 ही प्रश्न आएंगे, या इसके अंतर्गत भी आ सकते हैं।
अगला तीसरा अध्याय जो फिजिक्स का आपका, उसके अंतर्गत है वैद्युत परिपथ की सहायता से ओम का नियम का सत्यापन करो। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। अगला है समांतर क्रम तथा श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होगा तथा प्रतिरोध की परिभाषा भी बताओ, मात्रक बताओ और ये किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो विद्युत पर के चैप्टर से आपके 3 सवाल महत्वपूर्ण है। अगला है विद्युत फ्यूज का नामांकित चित्र बनाओ एवं विद्युत धारा की परिभाषा भी बताओ। तो ये आपके 3 प्रश्न हुए। और आते हैं हम चैप्टर 4 में, फिजिक्स में। देखिए, जो हम प्रश्नों की बात हम करते जा रहे हैं, इन प्रश्नों को आपको तैयार करना है, याद करना है अपने मॉडल पेपर से, जो भी आपका दिया गया है, या फिर आपको अपने फेयर से तैयार करना है। अगर आपको इन प्रश्नों के उत्तर उसमें नहीं मिल रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पर जुड़कर ये सारी चीजें प्राप्त कर सकते हैं। चौथा अध्याय अति महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देखना है। सबसे पहला प्रश्न इसमें बन रहा है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या अदिश धारा जनित्र, इन दोनों में से कोई ना कोई आपका इस वर्ष जरूर आने वाला है। अगला है विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बताओ एवं इनकी कार्यविधि बताओ। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। तीसरा प्रश्न जो इसमें बन रहा है फैराडे की विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम बताइए। चौथा प्रश्न बन रहा है चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण बताइए, फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम, लेंज का नियम और दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। और 10वां प्रश्न इसमें बन रहा है इस अध्याय से धारावाही प्रणालिका में चुंबकीय बल रेखाएं खींचिए। ये 10 प्रश्न है। इसी के साथ में आपकी ये फिजिक्स का अंत होता है। मतलब 10 प्रश्न ये, और 10 3 13, 13 और 5 18, 18 और 5 18 5 23 प्रश्न। तो पूरी फिजिक्स से आपको ये 23 प्रश्न तैयार करने। अगर आपने ये 23 प्रश्न तैयार किए तो ये मान के चलिए फिजिक्स में आपका 1 नंबर का भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। इसी के अंतर्गत सब कुछ आएगा। अब चलते हैं हम केमिस्ट्री की बात करते हैं। रसायन विज्ञान कहते हैं इसे। और रसायन विज्ञान में क्या क्या आ सकते हैं, सबसे पहला प्रश्न आपका आ सकता है क्या होता है जब। ये प्रश्न तो इस तरह का होगा, क्या होता है जब, और इसके बाद में आपको एक इक्वेशन मतलब समीकरण दिया गया होगा कि जब दो यौगिकों को आपस में मिलाया जाता है तो क्या होता है। इस तरह की इक्वेशन होगी, उसको आपको फुलफिल करना होता है। दूसरा होता है कैसे प्राप्त करोगे। इस तरह के प्रश्न होते हैं कि एथेन से मेथेन बनाना है या मेथेन से एथिल अल्कोहल बनाना है। अलग अलग चीजें आ सकती हैं। ये पहला और दूसरा प्रश्न तो ऐसा है कि आपके एक्सपीरियंस और अन्य उस पे अभ्यास पे डिपेंड करता है कि आपको इसे अपने फेयर से ही सीखनी पड़ेगी। और अगर आप हमारे माध्यम से सीखना चाहते हैं तो हमारे पिछले वीडियो पड़े हैं, इसमें बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है कि क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे और संतुलित समीकरण, इन तीनों चीजों को बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। तो आप उन वीडियो को देखकर ये चीजें तैयार कर सकते हैं। अगला प्रश्न है जो आपका इसमें बन रहा है आईयूपीएससी नाम बताओ। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और प्रति वर्ष 2 से 3 नंबर का, 4 नंबर का ये पूछा ही जाता है। तो आईयूपीएससी नाम कैसे बनाए जाते हैं, आईयूपीएससी का फुल फॉर्म क्या है, आईयूपीएससी की साधारण नाम क्या है, संरचना क्या है, सूत्र क्या है, ये सारी चीजें आप बहुत आसानी से सीख सकते हो। हमारे वीडियो की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाइए, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। उसमें ये सारी चीजें आप सीख सकते हैं। नेक्स्ट है अपना साबुन क्या है, एक साबुन का रासायनिक सूत्र बताइए। हमने पूरी केमिस्ट्री में चैप्टर नहीं डाले, बाकी बिना चैप्टर के हमने लिखा है, इतनी चीज आपको तैयार करनी है। छठवां आपका रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु पर अंतर स्पष्ट करिए। ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है नौशादर बनाने की विधि का समीकरण लिखिए और इसके 2 गुण तथा उपयोग लिखिए। 7 हो गए आपके। 8वां है मेंडेलीव की संशोधित आवर्त सारणी के किन्हीं 4 सामान्य लक्षणों को लिखो तथा आधुनिक आवर्त सारणी एवं मेंडेलीव की आवर्त सारणी में तत्वों की व्याख्या की तुलना करो। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण। मेंडेलीव की आवर्त सारणी या संशोधित आवर्त सारणी से कुछ ना कुछ आ जाता है। अगला है आपका दीर्घकार आवर्त सारणी की विशेषता बताइए। दीर्घकार भी आ सकता है, ये भी महत्वपूर्ण है। अगला है आपका सूचक क्या है, कोई उदाहरण देकर इसके अंतर को समझाइए। सूचक के बारे में पूछ सकता है। अगला पूछ सकता है आपका बेकिंग पाउडर बनाने की विधि बताइए, अणु सूत्र बताइए और समीकरण लिखिए। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, लक्षण और उपयोग भी बताइए। तो हम आपको एक अच्छी बात बताएं कि हमने आपको जो श्रृंखला प्रोवाइड की है, या हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं,
ये श्रृंखला आपके अपने स्कोर को कई गुना आगे ले जा सकती है। मतलब आपने साल भर जो भी तैयारियां की, मोटी मोटी बुक्स पढ़ी और आपने नोट्स बनाए, लेकिन उन नोट्स को तैयार करने से आप उतने अच्छे अंक नहीं हासिल कर सकते हैं जितने एक 10 मिनट की वीडियो को देखने के बाद हासिल कर सकते हैं। तो इन प्रश्नों को आप फटाफट अपने कॉपी में उतारें और उन प्रश्नों के जो उत्तर होते हैं उनको आप लिखकर या फिर याद कर कर तैयार करें, ताकि आने वाली परीक्षाओं में आपको बिल्कुल डाउट न रहे। क्योंकि मैं गारंटी देता हूँ कि अगर पछतावा होगा तो लौट कर आने के बाद, क्योंकि हमने जो श्रृंखला दी है इस श्रृंखला से बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। तो आप इन सारे प्रश्नों को नोट डाउन करें, इसके बाद उनको तैयार करें। अगला, पर्यावरण भी इसमें जुड़ा हुआ है। जो आपके विज्ञान में सबसे पीछे पर्यावरण से कुछ प्रश्न बन सकते हैं। ऊर्जा के नवीकरण तथा अनवीकरण स्रोतों के नाम। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? ऊर्जा के सभी स्रोतों का संक्षिप्त वर्णन करो। इस एनवायरनमेंट को हमने इतने अच्छी तरीके से चित्रात्मक और एनिमेटेड वीडियो के तौर पर दिखाया है कि अगर आप चाहें तो इसको सिर्फ एक बार वीडियो देखकर सीख सकते हैं। तो उसकी लिंक भी आपको दे दी जाएगी, उन चीज़ों को देख के आप सीख सकते हैं। इसमें देखिए, ऊर्जा के नवीकरण तथा अनवीकरण स्रोतों के नाम बताइए। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? ऊर्जा के सभी स्रोतों का संक्षिप्त वर्णन करो। सोलर युक्ति क्या है? किसी एक युक्ति का संक्षिप्त वर्णन करना है आपको। ऊर्जा संकट से कैसे बचा जा सकता है? खाद्य जाल को चित्र सहित समझाइए। ओजोन परत के बारे में आप क्या समझते हैं? इसका निर्माण कैसे होता है और ये चिंता का कारण कैसे बन गई है? अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? इसका कोई एक हानिकारक प्रभाव बताइए। अगला है, प्रदूषण कितने प्रकार का होता है? संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। रेडियोधर्मी प्रदूषण पर संक्षिप्त टिप्पणी देना है आपको। अगला, ग्रीन हाउस प्रभाव पर टिप्पणी दीजिए। और अगला है, वन संरक्षण क्यों आवश्यक है? इसकी उपयोगिता बताओ। और सबसे लास्ट प्रश्न है आपका, भूतापी तथा नाभिकीय ऊर्जा तथा जल संरक्षण को संक्षिप्त या विस्तार से बताइए। ये थे आपके 11 प्रश्न जो आपके एनवायरमेंट के अंतर्गत है। इन सारे प्रश्नों को आप हमारे वीडियो के माध्यम से भी सीख सकते हैं, जो वीडियो आपकी पहले से पड़ी हुई हैं। और अगर आपको वो वीडियो नहीं मिल पा रही हैं या फिर आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं उनको, तो आप व्हाट्सएप पर जुड़कर आप हमसे इसकी डिमांड कर सकते हैं, तो हम आपको व्हाट्सएप नंबर पर प्रोवाइड कर देंगे। ये थे 11 प्रश्न। अब सबसे लास्ट पार्ट में हम आपको देंगे जीव विज्ञान। जीव विज्ञान थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए आपको इसमें कुछ अधिक प्रश्नों को तैयार करना पड़ेगा। और पहला पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम से कितने प्रश्न बन सकते हैं और कौन कौन से बन सकते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न, लसिका तंत्र के 4 कार्य बताइए। लसिका तंत्र के 4 कार्य बताइए, ये पहला प्रश्न आपका बन सकता है। दूसरा प्रश्न है इसी अध्याय में, कोशिका में ओटीपी का उपयोग बताइए। सॉरी, एटीपी। एटीपी का उपयोग बताइए, महत्वपूर्ण प्रश्न ये। तीसरा प्रश्न है, एंजाइम क्या है? किन्हीं 2 एंजाइम के नाम लिखकर उनके कार्य भी बताइए। ये भी छोटे छोटे प्रश्न हैं, बहुत बड़े नहीं हैं, इसलिए आपको आसानी से याद भी हो जाएंगे, तो इनको नोट डाउन करते चलिए। अगला है, धमनी और शिरा में अंतर बताइए। पल्मोनरी शिरा में किस प्रकार का रक्त बहता है? पांचवा प्रश्न है आपका, रक्त तथा लसिका में अंतर बताइए। छठवां प्रश्न है, मनुष्य के वृक्क की आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये जो प्रश्नों की श्रृंखला हम आपको दे रहे हैं, इसके उत्तर भी हमारे पास उपलब्ध है। अगर किसी प्रश्न का उत्तर आपके पास नहीं है, उसका उत्तर आप हमसे व्हाट्सएप पर जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम से भी जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। अगला है, यकृत क्या है? इसके 3 प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एटीपी पे भी टिप्पणी पूछ सकता है और हरित लवक में भी पूछ सकता है। नवा प्रश्न है आपका, विसरण तथा प्रसरण में अंतर लिखिए। प्रश्न नंबर 10 है, हीमोग्लोबिन क्या है? ये कहाँ पाया जाता है? श्वसन क्रिया में इसकी क्या उपयोगिता है? 11वां प्रश्न आपका, संतुलित आहार से क्या तात्पर्य है? इसे कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो छात्रों, हम आपको बता दें, ये सारे प्रश्न एक महत्वपूर्ण श्रृंखला के अंतर्गत हैं, इसलिए इन प्रश्नों में से किसी को भी इग्नोर नहीं करना है। आपको सारे प्रश्न आपको अपने कॉपी में नोट करना है और इसके उत्तर आपको याद करना है। अगला, कुपोषण किसे कहते हैं? इसके प्रकार लिखिए। कुपोषण जनित दो रोगों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो कुपोषण के बारे में आपको इसमें बताना है, और इसमें
कुपोषण के अंतर्गत कौन कौन से रोग होते हैं वो बताना है। प्रश्न नंबर 3 है मानव आहार नाल तथा उससे संबंधित पाचक ग्रंथियों का स्वच्छ तथा नामांकित चित्र बनाइए। तो मानव के आहार नाल का चित्र आपसे पूछ सकता है, जो आपको पहले से सीखना है। अगला है मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना तथा बाह्य संरचना का नामांकित चित्र बनाइए और हृदय की क्रियाविधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। मतलब मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना या बाह्य संरचना, ये दोनों आपको चित्र बनाकर सीखना है। अगला उत्सर्जन किसे कहते हैं, मनुष्य के उत्सर्जी अंगों का संक्षिप्त वर्णन करो। महत्वपूर्ण प्रश्न ये आपके पेपरों के हिसाब से। अगला है विटामिन किसे कहते हैं, मानव के दैनिक जीवन में इनकी उपयोगिता तथा उल्लेख कीजिए तथा विटामिन के प्रकार तथा नाम लिखिए। अगला रंध्र कहाँ पाए जाते हैं, इनकी संरचना एवं कार्य लिखिए तथा नामांकित चित्र भी बताइए। प्रश्न नंबर 18 है प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा दीजिए तथा प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि बताइए। तो प्रकाश संश्लेषण आपको पता होगा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे जब भोजन बनाते हैं तो वह क्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अगला है वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, इससे पौधों को क्या लाभ है, एक प्रयोग द्वारा स्पष्ट कीजिए। और पहले अध्याय का लास्ट प्रश्न है बायोलॉजी का, उत्सर्जन किसे कहते हैं। उत्सर्जन अंग देखिए एक बार आ चुका, उत्सर्जन किसे कहते हैं, यही प्रश्न रिपीट हुआ है। मनुष्य के वृक्क का कार्य तथा मूत्र निर्माण क्रियाविधि समझाइए। ये 20 प्रश्न थे जो आपके पहले अध्याय से बन पा रहे हैं, और हालांकि 20 तो ज्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी ये पूरा पाठ याद करने से अच्छा है आप 20 याद करें, और इन में से ही आएंगे पेपरों में। हम गारंटी देते हैं कि अगर आप इतना तैयार करके गए तो आपकी परसेंटेज, अच्छी परसेंटेज कोई नहीं रोक सकता है। दूसरा अध्याय में देखिए कितने हैं, 6 7 10 प्रश्न के आसपास दूसरे अध्याय में। तो दूसरे अध्याय में कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है आपका अनैच्छिक तथा प्रतिवर्ती क्रियाएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, ये आपका पहला प्रश्न है। दूसरा है हार्मोन्स क्या है, मधुमेह की बीमारी के लिए उत्तरदायी हार्मोन्स तथा इसे स्रावित करने वाले अंगों के नाम भी बताइए। दूसरा प्रश्न ये। तीसरा मेरुरज्जु की संरचना तथा कार्य का वर्णन करो तथा इसके अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र भी बनाइए। प्रश्न नंबर 4 अंतःस्रावी ग्रंथियां किसे कहते हैं, मानव शरीर में पाई जाने वाली 2 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखो। प्रश्न नंबर 5 है तंत्रिका कोशिका, इसको न्यूरॉन भी कहते हैं, इसकी रचना का सचित्र वर्णन करो। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये आपका। अगला प्रतिवर्ती क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए, इसका नियंत्रण किसके द्वारा होता है, प्रतिवर्ती क्रियाओं को का क्या महत्व है, ये प्रश्न आपको 6वां रहा। अगला है मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए और संक्षिप्त वर्णन भी कीजिए। इसमें आपको मानव मस्तिष्क का चित्र सीखना है। प्रश्न नंबर 8 है पादप हार्मोन्स क्या है, किन्हीं 3 हार्मोन्स के नाम तथा कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो छात्रों ये प्रश्नों की श्रृंखला जो हमने आपको उपलब्ध कराई है, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से है, क्योंकि अगर हम संपूर्ण कोर्स की बात करेंगे तो कम से कम 30 से 40 वीडियो आपको देखनी होगी, लेकिन अगर हम महत्वपूर्ण की बात करें तो वो आपके एक वीडियो में हम समाप्त कर रहे हैं। इन प्रश्नों में जिन प्रश्नों के उत्तर आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जिन प्रश्नों के उत्तर नहीं आते उनको आपको याद करना है, और जिन प्रश्नों को आप नहीं समझ पा रहे हैं उनको आप हमारे व्हाट्सएप पर जुड़कर प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करना है, और हम पूरा समझाने के प्रयास भी करेंगे कि हमारे द्वारा बताई गई चीज आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। प्रश्न नंबर 9 है पीयूष ग्रंथियों की संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। और 10वां लास्ट प्रश्न है दूसरे अध्याय का, अंतःस्रावी ग्रंथियां किसे कहते हैं, मानव शरीर में पाई जाने वाली मुख्यतः अंतःस्रावी ग्रंथियों का नाम लिखिए तथा उनसे स्रावित होने वाले एक एक हार्मोन्स का नाम एवं कार्य भी लिखो। तो ये तो था बायो का दूसरा अध्याय जिसमें आपको 10 प्रश्न तैयार करने मात्र, और तीसरा प्रश्न है तीसरा पार्ट, और तीसरे पार्ट में आपको 14 प्रश्न तैयार करने होंगे। छोटे छोटे प्रश्न बहुत बड़े नहीं है। पहला है पुनरुद्भव अथवा मुकुलन पर टिप्पणी दीजिए। प्रश्न नंबर 2 बन रहा है इसी अध्याय से भ्रूण तथा भ्रूण कोष में अंतर बताइए। इसी अध्याय से प्रश्न नंबर 3 है लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में अंतर समझाइए। प्रश्न नंबर 4 है छोटे परिवार के महत्व को समझाइए अथवा परिवार नियोजन पर टिप्पणी दीजिए। अगला प्रश्न है जो 5वां निषेचन क्या है,
बाह्य तथा आंतरिक निषेचन में अंतर बताइए। प्रश्न नंबर 6, कायिक जनन किसे कहते हैं? कायिक जनन के लाभ तथा हानि बताइए। अगला है छोटे परिवार नियोजन के महत्व को समझाइए। छोटे परिवार या परिवार नियोजन के महत्व को समझाइए। अगला है एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों की जनन पद्धति में क्या अंतर है? छात्रों में आपको एक चीज और बता दें, ये हमारी कई दिनों की मेहनत है, जब हमने एक एक प्रश्नों को छांट कर आपके लिए कलेक्ट करके और एक श्रृंखला में आपको प्रोवाइड कर पा रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर करें और अच्छा या बुरा एक कमेंट तो जरूर आपको देना है जो आपको ठीक लगे। अगला है स्वपरागण के लिए आवश्यक अनुकूलन तथा इसके लाभ एवं हानि बताइए। अगला प्रश्न है जनसंख्या से होने वाली सामाजिक हानियों का उल्लेख करिए। जनसंख्या से होने वाली सामाजिक हानियों का उल्लेख करिए। और लास्ट अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण है ये, कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं? पौधों में कायिक प्रवर्धन की 4 विधियां बताइए। पुष्प में निषेचन की क्रिया को प्रदर्शित करते हुए स्त्री केसर की लंबी काट का नामांकित चित्र बताओ। अगला प्रश्न है प्रजनन क्या है? नर तथा मादा अंगों का सचित्र वर्णन करो। अगला प्रश्न है परिवार नियोजन किसे कहते हैं और इसकी विधियों को वर्णन करो। ये 14 प्रश्न थे आपके अध्याय 3 से, जीव जनन कैसे करते हैं, इस अध्याय से। तो आपको ये प्रश्न तैयार करने हैं और मुझे लगता है लास्ट अध्याय है आपका ये चौथा, और इसके बाद में ये वीडियो समाप्ति भी हो जाएगी। तो जितने प्रश्न दिए गए इन प्रश्नों को एक कॉपी में नोट करके आप उनको ही तैयार करेंगे पेपरों में, और यहाँ से एक अच्छी परसेंटेज आपकी बनेगी, इसकी जवाबदारी हमारी है। जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं वो पेपर देने के बाद जरूर बताएंगे कि इस वीडियो में से आप कितने % अंक लेके आए हैं। अगला है उत्परिवर्तन सिद्धांत क्या है? इसके प्रवर्तक कौन थे? उन कारणों को भी बताइए जिनसे जीव में उत्परिवर्तन संभव है। इस अध्याय से दूसरा प्रश्न बन रहा है नव डार्विनवाद के अनुसार जैव विकास की क्रिया के विभिन्न पदों का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। या फिर ये प्रश्न भी आ सकता है नव डार्विनवाद क्या है? ये डार्विनवाद से किस प्रकार भिन्न है? अगला प्रश्न है इसमें समजात तथा समवृत्ति संरचनाओं का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैव विकास की परिभाषा दीजिए तथा ऐसे 2 परमाणु की व्याख्या कीजिए जो जैव विकास को प्रभावित करते हैं। तो ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको हमारे पिछले वीडियो में मिल जाएंगे, उसमें एक एक